अवधि के अधान के दर्शकन का नमस्कार। अवधि बतकही में आज हम बहुत खास मेहमान डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से बात करबे और उनके अवधि साहित्य में रचनाकार के रूप में और विवेचक और विश्लेषक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो कहा जाए कि आपके अवधि साहित्य से जुड़ाव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे भई, हम वहाँ से जानना चाहते हैं। भैया अवधि के माटी में जन्म लिए, जी, अवधि में ही बोले शुरू किए, अवधि पूरा परिवेश रहा तो अवधि से प्रेम स्वाभाविक है। जी जी। और लिखे हम हिंदी और अवधि अलग तो नहीं है, तो शुरू से लिखते रहे हम हिंदी में। और अवधि में लोकगीतों से हमारा ज़्यादा रुझान है। लोकगीत लोक कथा सुनने का बड़ा चाव रहा। तो गांव घर में जो दादी ताई चाची, तो हम लोग सब बचपन में उनके घरे चली जाई और वहीं बिना कहानी सुने खाना न खाई और फिर वहीं बात करते करते और सो जाई। तो तभी से लोक कथा के प्रति अवधि में जो मिठास है उसके प्रति रुझान है। और हम एक हमारी चाची रहीं तो उनके यहाँ पुआल का बिछौना बिछत रहा। गांव में जो पैरा के बिछाई के ना वही के ऊपर गद्दा डाल दिन जाए, चद्दर डाल दे, तो वही हम सारे लड़के उन्हीं के पैरा के ऊपर हमारे सब घुस के वहीं उनसे कही कि काकी कहानी सुनावा, तो बहुत सुनावत रही। और वहीं पर हम लोग सो जाए तो फिर घर से सब जाए तो लिया के आवे। तो यही तब से मन होला कि अवधि में लिखबो करी। और कई बार जब हम कहानी सुनावे बैठी और भूल जाए कहानियाँ, तो अपनी ओर से हमें जोड़ जोड़ के सुनावे लागे। गीत गावत गावत अगर रह जाए तो भूल जाए, तो हम जोड़ जोड़ के अवधि में गीतों बनावे लागे। यही तरह से फिर जब और फिर जब शोध कार्य में हमारा, तो में हम गए थे लोकगीतन पे चाहत रहे हम करें। तो हमारे गुरु डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी वहीं चाय पी रहे थे, तो मैं अपने पति के साथ गई BHU में। तो हमने कहा हम रिसर्च करने के लिए चाह रहे हैं। तो कमलनी मेहता जी रही, तो उनके अंडर हम करे चाहते हैं। तो बोले कि हमारे पास जगह नहीं है। तब तक व्यास जी बगल के बीच बैठा रहे, तो कहें कि हमारा नाम लिख लो, हमारे पास जगह है। तो हम अपने को बड़ा भाग्यशाली मानी थे कि इतना बड़ा विद्वान अपनी ओर से वो हमारे सब लोग बड़ा वो बहुत भाग्यशाली होते। इनके साथ शोध करने के लिए लोगों को अवसर नहीं मिलता। तो वो बोले कि बहुत व्यापक क्षेत्र है लोक साहित्य के, तो तू अपनी भाषा अवधि में करा, खाली पूरे लोक साहित्य न ले। तो अवधि में, फिर अवधि में भी वो कहें कि खाली एक जिला के ले, तो फैजाबाद का कैसे अलग अलग रंगतें हैं, तो एक जिला पर आप केंद्रित कराओ, खाली लोकगीत ले। यार लोक साहित्य बहुत बड़ा है, वो में लोक सुभाषित हैं, लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, तो बहुत बड़ा हो जाए तो तू अपन केंद्रित करा अवधि लोकगीतन पर। तो फैजाबाद जनपद के अवधि लोकगीतों का समीक्षात्मक अध्ययन, यह विषय पे PhD के हमारा शोध तैयार है। ये छप चुका है? हाँ, छप चुका है, लेकिन उस शोध ग्रंथ के रूप में नहीं। वो फिर बाद में और कुछ हम बढ़ाए। और शोध करते समय तो बहुत सारा दूसरन के लीन जाते ना, परिभाषा और शोध की अलग तकनीकें हैं। तो वो क्या हम पुस्तक रूप में लोक साहित्य के रूप में अवधि लोक साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन, ये नाम से छपवाए। एक तो हुआ था कि जन्म के साथ भाषा के मिलब, तो वही रूप में आपका अवधि मिली। फिर आपका एक शोध का भाषा बनाई, और उसके बाद फिर आगे अपने अध्ययन अनुशीलन, अध्ययन मनन चिंतन के भाषा के रूप में आप लगातार जुड़ी रही। तो कौन प्रेरणा रही, जैसे आप केवल करियर के ऑप्शन तक बनावे से लेके और आगे वमन आलोचन कर्म या समीक्षा कर्म तक आप करत रही? तो जैसे हर विधा में लिखे हम, और जितने लोग अपनी पुस्तक भेंट करते हैं तो उनकी उम्मीद रहे कि आप पढ़िए और हमारे
कैसे हम लिखे हैं। जी जी तो उसके बारे में फिर लिखते लिखते, समीक्षा लिखते लिखते, उसके बाद निबंध लेखन के लिए ज़्यादातर लोक साहित्य पर निबंध हम लिखे। उसके लिए जब पत्र पत्रिकाओं की मांग रही या कहीं व्याख्यान देना है तो जो विषय आया तो उसमें अवधि घूम फिर के आती रही, क्योंकि लोक साहित्य के विषय में चूँकि हम उसी पर काम भी किए थे, हमारी अपनी भाषा भी वही है, तो घूम फिर के अवधि के उदाहरण, बल्कि कई बार ऐसा भी हुआ कि आप लोगों ने कहा खाली अवधि एक उदाहरण करो, तो नहीं, हम कहें हमारे दूध में माँ के दूध के साथ हम अवधि पिए हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। तो इसी तरह लेखन कार्य चलता रहा और उसमें जो गांव की कहावतें हैं वो हमारे उपन्यासों में, या गांव का जो रीत रिवाज है, संस्कार हैं, जो लोक विश्वास हैं और मुहावरे हैं, तो वो सब घूम फिर के हमारी रचनाओं में, कहानियों में या कविताओं में भी वो बिंब, वो चटाएँ वो घूम फिर के आवत रहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आपके ऊपर पूरा अवधि का छाया हुआ है पूरा। तो अवधि साहित्य का देखा जाए तो एक तो ये लोक साहित्य वाला पक्ष है, हाँ, और दूसरा पक्ष लिखित वाला जगह बहुत कह जाए कि औपचारिक ढंग से जो पूरा है। जी। तो यह के बीच में का संवाद है लिखित के और अलिखित के, या कहीं जाए कि मौखिक अवधि के जो मौखिक परंपरा में, वाचिक परंपरा और लिखित दोनों का। अब एक जनपदीय अवधि कविता पर एक पुस्तक मैंने संपादित किया था। जी जी। ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी उसके मुख्य संपादक थे। किताब पढ़े हैं। हाँ, तो उसमें जो अवधि के वरिष्ठ कवि रहे उन सब की रचनाएं, वरिष्ठ से लेकर के और आधुनिक कवि जो रहे हमारे संपर्क में रहे, जेके मालूम रहा, सबका संकलन हो रहा। हालांकि बहुत छोटा ही उसमें कलेवर देना था, लेकिन फिर भी कोशिश किए थे छोटी एक एक कविता सबकी आ जाए। उसके बाद अब एक वर्धा से ही अवधि का समृद्ध गद्य साहित्य, इस पर एक पुस्तक लिखवाई है, वो अभी प्रेस में है। और उसमें जो सबसे पहले जो अवधि की कहानी मिलती ना, कौन चमारिन, याद नहीं आ रहा है उनका नाम है, पहली कहानी 1910-15। हाँ, तो उस तब से ले करके जो जैसे जगदीश पीयूष जी ने बहुत काम किया है अवधि पर, उनकी बोली बानी पत्रिका से लिए हम बहुत सारा, और जो अवधि ग्रंथावली निकाली हुए कई भागों में वाणी प्रकाशन छापे, उसमें भी उनके अनुरोध पर, उनके अनुरोध क्या मतलब उनका निर्देश, बड़े भाई हैं कि आपको इसमें अपने, तो हर खंड में उसमें हम कुछ सहयोग किए और सामग्री दिए। तो उस नाते भी संकलन चूँकि करे पड़ा, तो हम जो अवधि गद्य का भी और पद्य का भी दोनों इस तरह से पढ़े। और अपने समय के जो कवि रहे, जैसे रमई काका रहे, बंशीधर शुक्ल जी रहे, और एक सीतापुर के मधु श्याम सुंदर मिश्र मधुप जी रहे, इन सब का बड़ा स्नेह मिला रहा। और हम आकाशवाणी इलाहाबाद में अवधि के जो कार्यक्रम अवतरण होकर कंपेयरिंग करते हैं, तो अवधि में करेक्ट रहा है। घर आंगन, अब नहीं याद आ रहा कि क्या नाम था, तो एक गृहलक्ष्मी था शायद, एक घर आंगन, एक ग्रामीण परिवेश का रहा, तो हमें अवधि में संचालन करे रहा। और अवधि में नाटक भी, हम ड्रामा वाइज भी रहे मौके आकाशवाणी इलाहाबाद में, तो नाटकों का भी रिहर्सल करने में जो है, तो एक अपनी यहाँ अवधि में शाह का उच्चारण नहीं है ना, तालब शाह का, दंत शाह है, खष्टी शाह का भी और तालब दोनों को दंत से ही उच्चारण होता है। तो इलाहाबाद आकाशवाणी ने हमारे इस उच्चारण दोष को ठीक किया, तो वहाँ हम जब बोले तो स्वाभाविक रहा वही आ जाए। तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपका जो अवधि का प्रभाव है इतना ज़्यादा, आप इसको ठीक करके बोलिए। तो रचनाकार के रूप में भी आप अवधि में
योगदान की जी। हैं और समीक्षक आलोचक के रूप में भी योगदान की हैं। जी। तो ये दोनों रूपन का आप कैसे अवधि साहित्य में रखिन, यह लिए कि एक रचनाकार का कब जरूरत लागत है कि वो आलोचनात्मक और समीक्षात्मक लेखन करे, और या एक समीक्षक या आलोचक का कब जरूरत लागत है कि वो रचनाकार के रूप में योगदान करे। ये देखिए अभी विभाजक रेखा अब हो गए हैं। जो आलोचक है वो जब उस रस में डूबत है तबे आलोचना कह सकत है, तो उसके भीतर भी रचनाकार होते हैं। और जो रचनाकार है वो खुद को भी जांचत रहते हैं लिखते समय भी कि हमारी संवेदना और जो परिस्थितियां हैं उन सब से हम कैसे तालमेल बैठा सके थे। लिखते समय तो ना, लेकिन लिखने के बाद ज़रूर एक मन में आवत है ना कि जो हम लिखे हैं वो का हम खुद आलोचना की दृष्टि से देखें। जितनी बार अपन रचना पढ़िए उतनी बार लागत है कि कबो कबो लागत है। कविता में तो नहीं, कविता में तो जो पहली बार लिख देंगे तो वो जो ईमानदारी रहत है वो दोबारा लिखे पे वो लगता है कि बनावट आएगी। तो कविता तो हम कबो ना अपन शुद्ध की हैं, जो उन पहली बार लिख गए वही। लेकिन कहानी है, कहानी भी एक बैठकी में तो लिखे ना मिलत, इतना समय ना रहा। शुरू से ही नौकरी, घर गृहस्थी, नाते रिश्ते सबका निभाव, वही बीच में किसी तरह अपन समय चुरा के लिखने का काम भी चलत रहा। तो जब उठ जाए, कहानी अधूरी रह जाए, कई उपन्यास अधूरे रह गए, तो जब कई टुकड़न में लिखे होते तो फिर बहुत कुछ आलोचना की दृष्टि से फिर देखे पड़ता है कि हम कहाँ रहे और कहाँ छूट गए। और पे समय का और भाषा का वो सब सारी और दृष्टि जात है। तो ये लिए जो रचनाकार है वो अपने भीतर से आलोचक भी है। जो आलोचक है वो बिना रस में भीगे, उस संवेदना से जुड़े बिना आलोचना सही ना कर सके। अब केहू का पढ़त लागत है बहुत अच्छा लगा, तो स्वाभाविक है ओकरे जब लिखे लागे ओकरे बारे में तो आदमी तारीफ करे। और कई बार आदमी लेखक नाराज न हो एकरे मारे भी कोशिश करत है तारीफे हो। हाँ, ज़्यादातर आलोचना यही तरह लिखी गई। बहुत बेबाक आलोचना करे में आदमी जो है थोड़ा झिझकत है। जो इससे जो साहित्यकार अगर है खुद कि भाई हमारा ये समान धर्मी है, हाँ, हमारी तरह ये भी लिख रहे हैं, तो अलग से हम लोग उनको बता देते हैं। जैसे आलोचना किताब आई तो भाई ये इसमें थोड़ा सी संशोधन कर दे। हम लोगों को भी बताया लोगों ने, जो हमसे बड़े आलोचक रहे, हम जो पूछे कि जो है बड़े लेखक थे जो कि हमारी कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, तो वो बड़े प्रेम से, बड़े आत्मीयता के साथ बताएं कि हाँ यहाँ ये कर दो ज़्यादा अच्छा है। तो यही लिए हम लोग भी जब हमारे जो बाद के लेखक हैं जो हमारी पीढ़ी के नया लिख रहे थे, तो वो सब जब आवें तो हम लोग उनकी भूमिका या उनके बारे में कुछ लिखते समय तो शुभकामना दे के और अच्छी बातें, लेकिन कहीं कहीं अगर ज़्यादा गलती है तो उसका अलग से हम बता देते रहे। तो एक ही प्रभाव पड़ रहा है, तो लोग ठीक भी कर लें। कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मतलब ये मन से जो है हमारी शुभचिंतक हैं, तो लिए हमें कहीं टकराव नहीं मिला। जी, हम ये जानना चाहिए थे जैसे कि अवधि के क्यों प्रेमी कोशिश करत है, जाने की कोशिश करत है, जैसे आपके संपर्क में एक वह समय के अपने समय के बहुत बड़े बड़े अवधि साहित्यकार रहे हैं जी, रमई काका रहे हैं, आकाशवाणी में रहे, और हाँ, एक पूरा समय, पूरा दौर बीता। तो इन साहित्यकारों से जुड़ी हुई कोनो ऐसा मसला, ऐसा प्रसंग जौन प्रेरक हुए हैं हम जैसे अवधि प्रेमी के ताई, तो अगर उसका साझा कीन चाहें तो बड़ी खुशी हुई। जी, जैसे वहाँ आकाशवाणी में युक्तिभद्र दीक्षित जी रहे, बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी के पुत्र। तो एक बार हम सोदाहरण वार्ता दे रहे थे, तो उसमें गीत रहा कि दई गए चनन चरखवा उठाए गजबो बरी हो, और घुने लागे चनन चरखवा। समय के अंतराल को व्यक्त करे के लिए उसमें दिया रहा गीत में कि चंदन के चरखे में भी घुन लग गया, मतलब इतने दिन हो गए, महल गिरने लगी, और जो तेल दे गए, सिंदूर दे गए थे, वो सब भी चुक गया, और मेरी
उम्र भी चुकने लगी और अभी मेरे प्रिय नहीं लौटे। ई भाव रहा। दई गए कुपोन तेल हरपवन सेनुर, दई गए चनन चरखवा उठाए गजबोबर। वो बटोही से बतावत है। बटोही पूछे थे कि बहन काहे तो उदास खड़ी हो, तुम्हें कौन दुख है। तो वो सारी बात बताई कि हमें न सास ससुर दुख है, न हमारा नैहर दूर है, बस खाली यही कि हमारे प्रिय जौन है परदेश में गए। तो पूछा था कि परदेश गए तुमसे कुछ कहीं ना गए, तब वो पे ये बतावत है। तो वो बोले कि देखा चरखा जो आकाशवाणी जो है सरकारी उसमें रहता है, बड़ा जांच होती है सब। ये चंदन चरखवा जो है उसमें घून लगे वाली बात न कहा। गांधी जी का चरखा है। अच्छा। तो हम कहे कि भैया ये तो हम ना बदल सके जो गीत में बा। और फिर गांधी जी का चरखा चंदन का चरखा ना रहा और चंदन में तो घुन लगबे ना करत। चंदन तो इतना वो होता है। तो ये अगर घुन लगे वाली बात है तो उसमें वो अपने शरीर से चरखा वो करे शरीर के प्रतीक है, तो वो भाव व्यक्त होत बा। तो बल्कि फिर वो बोलिन कि कोनो बात पे कि का तो चाहत हो कि जोन है लोकगीत जोन है सब बेसुरा है और उसका जो है हम कहे जैसे बाजा वजा सब जगह न बजावा करा है। जैसे कजरी में कहाँ बाजा बजा झूलप गाई जाते हैं। जात पर के गीत हो हम कजरी कहाँ, तो वो लोग कहाँ कि पे बाजा बजे जब हम गाई। तो हम कहें कि ये पे बाजा बजबे ना करते तो अस्वाभाविक लगत है। तो कहीं का बेसुरा चाहत हो लोकगीत बेसुरा माना जाए। हम कहें नहीं, बेसुरा नहीं, लोकगीत सहज है। वो में बाँस के कैन की तरह जितना चाहे उतना लचाए ले। तो जैसे कच्ची मिट्टी है वो में जितना चाहे बड़े बड़े नाम जोड़ देते, गांव का नाम है या रिश्तेदारों शादी ब्याह में, तो सब उसमें उसी लय में फिट हो जाते सब। और वो उसी में विलंबित करके और छोटा करके सब गा लेती हैं। तो फिर वो बड़ा अच्छा लगा उन्हें, तो बड़ा आशीर्वाद दें। कहें कि तू हमें बहुत खुशी है कि तू मतलब बिना झिझक के तो अपनी बात कह ली। बहुत वरिष्ठ रहें और हम नए नए आकाशवाणी में वही शुरू किए रहें। तो कहें तुम्हार भविष्य हम आशीर्वाद देते तो अवधि के लिए। तो उनके याद आती अब नहीं रहे। विजय बोस जी थे जिनसे हम ड्रामा वाइस को सुने थे, केशव चंद्र वर्मा जी थे। एक अलावा अज्ञेय जी वगैरह भी। जब उनके वत्सल निधि शिविर में हम उनके मित्र परिषद के सदस्य रहे, तो जब भी समाज वहाँ संगोष्ठी हो तो आगे जी कहें कि विद्या जी आप जो है अवधि में वाणी वंदना करें, अवधि में देवी गीत शुरू करें। तो अक्सर हमसे वो गवावा। तो कब वो हिंदियों में गाई, लेकिन कभी कभी जो है अवधि में उन्हें बहुत पसंद रहा कि आवा हो भवानी मैया बैठा मोरे अंगना, देव सतरंगियाँ बिछाए तोहरे भरोसे मैया मैं जग रोपूँ, मोरी जग पूरन होए। जो हम लोग के यहाँ हर शादी ब्याह में पहले यह गीत गाए जाते। और जब हम सीता के धरती प्रवेश वाला प्रसंग जब सुनाई तो सब बहुत भावुक हो जाए। सब सारे साहित्यकारों का सब आँख से आंसू निकले उनके। विष्णुकांत शास्त्री जी, हमारे गुरुजी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, अज्ञेय जी, लक्ष्मीकांत वर्मा जी, रामकमल राय जी, रघुवंश जी, ये सब लोग जब उस गोष्ठी में सब एकदम से तो गाते गाते हम खुद रोए पड़ी उनके सबके देख के। एकदम से वातावरण बड़ा हो जाए। तो इन सब की प्रेरणा से ही हम राम कथा पर अवधि में जो राम कथा है उन लोगों ने कहा कि तुम गीत इकट्ठा करो जितनी राम कथा के पूरा राम के जीवन का है। तो सीता सुरजवा ज्योत नाम से हमारी जो पुस्तक आई, तो उसमें राम के जन्म के पूर्व से लेकर के गुप्तार घाट पे गुप्त होने तक की कथा है। और उसमें सीता का दूसरा वनवास सब लोकगीतन मिलत है। तो ये उन्हीं की प्रेरणा से ये गीत लिखी गई। और पुस्तकों को भी लिखने को उन्हीं लोगों ने प्रेरणा दी कि तुम हिंदी से ज़्यादा तुम लोक साहित्य मतलब और अपना सृजनात्मक साहित्य जो है तो बहुत लोग लिखत हैं, कहानी कविता उपन्यास।
इसको भी लिखो, तुम्हारी अपनी प्रतिभा है, लेकिन जो है तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमें भी लगा कि जो जैसे रिसर्च करे वाले बच्चे हैं वो आवत हैं तो वो किताब से लेके रिसर्च कर रहे हैं, किताबों में जो छप गया है वही ले लें हैं वही। तो हम उनसे भी यही कही थे कि भैया फील्ड में जा, फील्ड में देखा, लोगों से मिला, और हम लोग कितनी मुश्किल से जा के गीत संकलन किए, तो वो सारे अनुभव भी अपने में एक बहुत उपलब्धि है कि शायद हम भी किताब से लिए होते तो उतनी गहराई में न बैठ पाते। उनका जो उनके मुंह से सुनना और फिर उससे उनकी सारी परेशानियों को समझब, उनके दर्द समझब, कैसे वो गाती हैं, कैसे वो, तो इस सब का प्रभाव पड़ा। हम देखी थे कि एक समय तक अवधी के जौन रचनाकार रहे वह खड़ी बोली में लिखत थी, हिंदी में लिखत थी और अवधी में लिखत थी। जैसे त्रिलोचन बहुत बड़ा नाम है, हिंदी में लिखन और अवधी में लिखन, लेकिन वो के बाद हिंदी के ऐसे बड़ा कवि जौन अवध इलाके से आवत हुए वह हिंदी में तो लिखन लेकिन अवधी में नहीं लिखन। तो यह के पीछे क्या कारण रहा हुए, कुछ आपके अगर एक राष्ट्रीयता की जो लहर उठी राष्ट्रभाषा को लेके, तो इसके पीछे लोगों के लगा कि भाई हम लोग अपना इसका अपने क्षेत्रीय जो बोली है इसके सम्मोहन में न पढ़ करके राष्ट्रभाषा हिंदी को मजबूत करी। अब ये सवाल उठा था, जैसे भोजपुरी वाले अलग अपनी भाषा बनावे के जो आंदोलन छेड़े थे नहीं, और बाकी लोग भाषा वाले, तो हम लोग अवधी वाले हम ही कही थे कि भाई हमारा तो वाचिक साहित्य और लिखित दोनों बहुत समृद्ध है अवधी के, और अगर अवधी को निकाल दिया जाए हिंदी से तो हिंदी में कुछ न बचे। भाई रामचरितमानस निकाल दीजिए, जायसी को निकाल दीजिए, और जितने भी और बाकी हमारे जो सुनामधन्य कवि अवधी में लिखे हैं, इनके साहित्य को अगर अलग कह दी जाए अवधी हिंदी से तो उसमें सूनापन आ जाए। तो यही लिए हम लोग अलग करे बात ना करें, ये हिंदी की शक्ति हैं। तो जो लोग नहीं लिखे अवधी में, शायद ओकरे पीछे यही कारण रहा कि वो राष्ट्रभाषा के प्रति एक जो भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश रही, ओकरी ओर उनका ध्यान रहा। और लोगों में रुचि की बात भी है, बहुत लोगों के मन में हीन भावना लगी हुई कि गाँव की बोली है। अब जैसे हम जब जाई गाँव में तो अवधी में बोली या अवधी में गाई हुई, तो सब जो पढ़ी लिखी लड़की रही, थोड़ा बहुत पढ़ लिखे रहीं, तो उनके सबका ये लागे कि दीदी तो पढ़े उड़े हैं इतना और शहर में रहत हैं फिर भी गावत हैं, देखे मतलब जो है गावे चाहिए हमों का। तो सब दूर दूर बैठी रहे, खाली बुजुर्ग औरतें गाँव में, तो वो आधा भुलाई जाए, आधा कंठ भी उनका उतना अच्छा नहीं था। तो जब हम गावे लागे तो सब फिर जुटे। तो धीरे धीरे ये अगर हम अवधी का प्रयोग अपनी भाषा करते हैं, अपना मोह दिखाते हैं, अपनी निष्ठा दिखाई थे, तो लोगों को प्रेरणा मिलत है। तो ये लिए भी हमें ज़रूरी लगा कि हाँ अवधी में लिखे चाहिए। अवधी गद्य पे अगर हम बात करें तो जी, तो वह के चाहे वो निबंध हुए अवधी में या फिर आलोचना के वह तरीके से अवधी भाषा के बाद और या कहानी या उपन्यास और जितना गद्य का विधा है, तो वह मन अवधी कहाँ ठहरत है? अब तो काफ़ी लिखा जाता, पहले खाली कविता लिखी जाती रही, लेकिन अब अवधी में काफ़ी उपन्यास, और जैसे हम अपना एक हमारा उपन्यास आए लड्डू गोपाल की माई, ये गांव की जो है हमारे गाँव के एक पात्र रही, सही पात्र है बिल्कुल वास्तविक, लेकिन बिल्कुल वास्तविक न दे करके उसका थोड़ा सा अपनी कल्पना के आधार पर उसके उदात्त पक्ष को लेते हुए, तो वो का हम लिखें तो ओके बड़ी प्रशंसा मिली हमें। और पहले एक कहानी के रूप में छपी, फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो जो करुणा रही तो हमें बहुत तकलीफ है, तो हमें लगा कि करे पूरे जीवन का कहानी लिखे चाहिए, तो उपन्यास में लाए। और कहानियों जब लिखे तो एक ही दो कहानी लिखे तो काफ़ी चर्चा है। सुशील सिद्धार्थ लिख रहे थे, वो भी कहीं कि नहीं दीदी आप लिखें। राम बहादुर मिश्र हैं, और जो अवधी में आजकल भारतेंद्र मिश्र हैं, और यहाँ के हैं सुल्तानपुर के हैं
कई लोग, ये जय सिंह व्यथित रहे, और कई लोग हैं ऐसे जो गद्य में लिखत हैं। आद्या प्रसाद सिंह, प्रदीप हैं, ये लोग गद्य में लिखत रहे, कविता से ज़्यादा गद्य में लिखें। तो ये वो लोग कहें कि नहीं लिखे चाहिए आपके गद्य में, तो हमें लगा तो दोनों फिर लिखने लगे। तो ये जो जिसके भीतर कुछ कहे के माध्यम, ये तो विधा अपनी अपनी सब जो पसंद आई जाए, काफ़ी लिखा गया है और अब निरंतर लोग लिखत हैं। एक पीछे इन जो आंदोलन हुई है बोलियन के लेके, इन्हों का असर है कि अब लोगों का ध्यान आकृष्ट है कि अगर सब लोग अपनी छोटी छोटी भाषा के लेके के महत्व बढ़ावत हैं, जैसे मैथिली वालों के भीतर जो गौरव बोध है, या भोजपुरी वालों को जो गौरव बोध है अपने मन में उनकी अपनी भाषा के लिए, तो अवधी वालन में काहे न हो। जैसे हम लोग जब 4 अवधी वाले बैठे हैं तो हम लोग खड़ी हिंदी में बात करी। तो एक बार नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी रहे हैं भोजपुरी के, तो हमारे भाई बैठा रहे आए रहे, तो हम उनसे हिंदी में बात करत रहे। थोड़ी देर सुनत रहे, फिर कहें कि तोरे सबके अपन बोली ना है ना, अपन भाषा ना है कोनो। तो फिर तो हमें लगा कि हाँ ये हमारी कमी है। और जब विदेश में गए तो वहाँ भी बड़ी खुशी है देख के कि जैसे मॉरिशस में राजेंद्र अरुण हैं, तो ये लोग सब अवधी में बात की। हालांकि वहाँ लोग कहा थे कि भोजपुरी कहा थे, लेकिन सब ज़्यादातर अवधी भाषी हैं वहाँ। तो अवधी और भोजपुरी में अंतर ज़्यादा ना है, थोड़ा सा क्रियापद का अंतर है, लेकिन अब ये हो गया है कि कोनो गीत लोकगीत गाई जाता है तो का भोजपुरी गीत है। जैसे कई सभा समारोहों में लोकगीत सुनावे वाली, हाँ भोजपुरी गीत हो, तो हम कहे भाई ये तो हमारे अवधी के गीत है, ये भोजपुरी कहाँ है। तो घर में बच्चों का भी अपने अवधी में बोले चाहिए। और जैसे विदेशन में जाइए तो वहाँ देखिए सब अपने गांव की बोली बोलत हैं। तो हमारा एक पूरा परिवार है, एक हमारी ददियाल का स्वीडन में, तो वो लोग पूरा अवधी में उनके बच्चे अंग्रेजी में भी बोलते हैं, वहाँ की भाषा भी बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग मिली तो बल्कि हम लोग बुआ कहने लगे, वो सीधे फुआ कहते हैं। अच्छा। जो असली हमारा फैजाबाद का टोन है, फुआ फुफ्फा, और बिल्कुल कैसे बाटू, वो पूरा उनका जो पारंपरिक अवधि रही है वह इस्तेमाल करे थे सब बच्चे उनके। लेकिन अब थोड़ा सा स्थिति फ़र्क हो गई। अब बच्चे जो है नई पीढ़ी के, जो हम लोगों के बच्चों के बच्चे जो हैं, उनका वो संस्कार ना मिलत बा। एक तो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और दूसरे विदेशों का प्रभाव, या जो तो अब थोड़ा सा उनकी अरुचि हो गई है। गांव में भी वो आते हैं, तो जैसे विदेशों में जो हैं, अगर उनके यहाँ का वातावरण है बिल्कुल गांव वाला बना हुआ है, घर में बोल रहे हैं अवधी, तब तो वो बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन जिनके यहाँ ना बोलत हैं तो बिल्कुल बच्चे भूल रहे हैं। अब वो बिल्कुल हिंदी ही नहीं समझते तो अवधी के तो बातें छोड़ दें। हाँ, कहूँ तो डटबो करत ही। हाँ, अगर उनके बच्चा बोलत है अवधी, हाँ, तो डटी हैं। हाँ डटे, का गंवारू बोलत है। जी बस यही बात, का गंवारू बोलत है। और कई नई बहुएं जो आ रही हैं, वो भी जो है अगर उनके बच्चों से आप अवधी में बात करिए तो वो कहते हैं कि अरे ये कौन बोली है, जो है लड़कन का उच्चारण खराब हो जाएगी। हाँ, बिगाड़त और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हम लोगों का उच्चारण शुद्ध करते हैं। अंग्रेजी का उच्चारण हम लोगों का वो उच्चारण नहीं है जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चन पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी नहीं दादी ई नहीं ई है, तो इसको लेके भी हम अपनी कहानी में डाले हैं इस प्रसंग को, कि एक नाना जी हैं जो अपने पोते को पढ़ावे बैठे थे, तो वो उनका मजाक उड़ावत है कि नाना तुम्हें अंग्रेजी ना, तुम्हें जो है तू ये कौन हिंदियों ना ठीक से बोल पाता है, ये कौन अपने गांव को बोली बोलत है। तो अपनी अंग्रेजी में बोलता है, उनको डांटता है पोता नाती।
तो वो कहते हैं कि भैया हमें तो याद आवत है जब अंग्रेजी बोलत रहे तो वो अंग्रेजी तो तोरो सुना बोलता है तो जेके जौन भाषा होई तो वो के लहजा अपन उनमें सही निकले। और जब यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलत हैं तो सही तो बोलते ना, लेकिन उन्हें वो पे घमंड करत हैं और अपनी बोली बोले में शर्म आवत है। ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे बदल रहा है सब। तो ये जौन भाषा के आंदोलन शुरू भा है लोक भाषा के, चाहे वो मैथिली हुए चाहे भोजपुरी हुए, 8वीं अनुसूची मांगत हैं, तो यका आप कौने रूप से देखते हैं? हमें ना लागत कि ठीक है, नहीं ठीक लगत। काहे से कि हर भाषा के उन्नत करे के अवसर मिले के चाहिए, उसमें खूब लिखा, खूब पढ़ा, खूब ओके साहित्य समृद्ध करा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी से उसके बराबर खड़ी करके एक उसको कमज़ोर बनावे वाली बात है, वो हमको तो नहीं पसंद है। हम विरोध करी थे। अवधि वालन के भी जो वकात जने वो थोड़ा सा उग्र हो जाते कि आप काहे ना समर्थन करती, तो कहे भाई हम राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति हमारा जो फर्ज है उसका निभावे के लिए हिंदी में भी लिखा, एहू में लिखा, और अपनी अवधि का पूरा ले जाए क्योंकि सारा बिंब प्रतीक और सब अपनी हिंदी वाली रचना में भी डाला तो हिंदी और सुंदर होता है। भाई टटकापन जो है, जब आप अवधि के मुहावरा प्रयोग करत हैं और ठेठ गांव की बोली का उनके पात्रन से कहवावत हैं, तो उसमें तो अवधि आई नहीं जात बा। अवधि या कोई भी लोग भाषा है तो उससे समृद्ध करे चाहिए। अलग आंदोलन ऐसे तो फिर बढ़ते ही रहेंगे सब। लेकिन जैसे मैथिली का 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला है और अब वो के बाद वो का साहित्य अकादमी सम्मान दिया था, और भोजपुरी का धीरे धीरे एक बढ़ावा तरीके से मिलता है। और यहो कहा भाई लोगन के कि हम अगर 8वीं अनुसूची में होते या और तरीके के हमें जगह पे मिला होते, हिंदी में हमका अगर भीतरी हिस्सा बोली मान के हमें धीरे धीरे तो साहित्य के जिनका अगर न कीन जात तो हम और आज समृद्ध रूप में होते। भाषा वाले जो मांग करता है ये एक मांग उठावत ही कहा थी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखन में तो एक रचनाकार नहीं मिलते। मध्यकाल जब नहीं न हिंदी के लगे तब वो अवधि से पूरा करत थे। नहीं है, आधुनिक में भी हैं, उनका नाम होत बा, ऐसा बात ना है भाई। अवधि जो है अवध की संस्कृति, राम की संस्कृति की भाषा है। ये जो है अपने बारे में ना सोचत, ये देने के बारे में सोचत। राम पूरा त्याग किए, अपने लिए तो नहीं सोचे ना। तो जो ने संस्कृति के हम संवाहक है, अवधि वो के भाषा है। हम राम की संस्कृति, सीता की संस्कृति के संवाहक हो, तो हम अपने स्वार्थ के लिए न सोच करके और भाषा की उन्नति के लिए अपने देश के प्रति हम प्रतिबद्ध होई, ये भी ज़रूरी है। ये थोड़ा है कि भाई नहीं हम लिखें, खूब पढ़ें, लेकिन उसको हिंदी से अलग कह के अपनी सोच है। जी। हमें ना लगा कि तुलसी बाबा भी कभी सोची हुई हैं कि वो तो स्वांता सुखाए लिखे रहे और उन्हों का बड़ी आलोचना सहायक पड़ी रही अवधि में लिखे के कारण। पंडितन के आलोचना काशी वगैरह में कितना उन्हें सहायक पड़ी, लेकिन वही राम की संस्कृति के संवाहक होने के नाते वो सब बर्दाश्त किए और नहीं छोड़े अवधि को। तो हम लोगों को भी ना छोड़े के चाहिए अवधि के। और हाँ, और अवधि का इतना समृद्ध कि इसको कोई हटा ही नहीं सकत। आज पूरे विश्व में हिंदी अगर जानी गए तो रामचरितमानस के माध्यम से, अवधि के माध्यम से हिंदी पूरे विश्व की भाषा बने कि उसमें आई गई है। तो वो के माध्यम से तुलसी न होते, रामचरितमानस न होते तो अवधि क्या हिंदी आज विश्व में न होते। देखा जाए एक नए समय में कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, फेसबुक आवा है, यूट्यूब है, इन सब माध्यम से हम खुद अवधि के ई मैगजीन निकालित है। और सबसे बड़ा आधार है कि ऑनलाइन के व्यवस्था बनब, ओके लिए भाषा जो लोक भाषा में जो काम कीन चाहे, कैसे कि हिंदी में वह तरीके से हिंदी अवधि के ताई या और लोक भाषण के ताई उतनी जगह नहीं मिलत रही, यही बात रही। तो आप कोने रूप में भविष्य देखत हैं कि अब आगे जौन चीज़ कुछ समय से 2, 3, 4 दशकन से बंद रही तो वो आगे आए, या यह परिवर्तन का आप कोने रूप में देखते हैं?
परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का और समय के साथ चले की ज़रूरत है। जैसे अवधि में जो लोग लिखत हैं तो समय के साथ आज की ज़रूरत जो है, अब वो समय नहीं है कि केवल श्रृंगार की बात करें, केवल अपने सुख का, अपने दुख के, अपना रोना रोएं या अपने उल्लास की बात करें। अब जो है समय है कि हम जो परिस्थितियां हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, उनके साथ मतलब उसको धारदार बनावे का, जो अपनी रचना में वो धार ले आवें, वो प्रवाह ले आवें कि जो समय के साथ जुड़ सके, समय के साथ चल सके, उनमें आधुनिक बोध हो, उनमें नए प्रतीक, नए बिंब जुड़ें और जो दूसरी भाषाओं से भी लें हम। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास है वही, जो जहाँ भी हमको ताजगी मिले, जहाँ भी प्रभावी ढंग से हम अपनी बात कह सकें, उन सब का हमें अपनावे चाहिए। तो इसको अपनाएंगे तो अवधि निरंतर आगे बढ़ी। हमें तो पूरा विश्वास है कि अवधि को हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ अवधि है वहाँ हिंदी है, जहाँ हिंदी है वहाँ अवधि है। अवधि के अर्घान के दर्शकन के ताई आपका संदेश दीन चाहिए। हम तो ये संदेश दे थे कि अवधि का पूरा पढ़ें, चाहे मध्यकाल है, चाहे भक्ति साहित्य है, या उसके बाद का जो नई नई रचनाएं आई हैं उन सब का पढ़े चाहिए। तो समय के साथ कदम से कदम मिलाए के चलब ज़रूरी है। और लोक भाषा में तो पूरा संस्कृत से लेके आया है ना, सीधी परंपरा जो है, संस्कृत के बहुत सारे शब्द अवधि में सीधे आए गए हैं जो हिंदी में नहीं है। तो उसको जो मूल से जुड़ा हुआ है हमारा ये लोक साहित्य है या लिखित साहित्य है लोक भाषाओं का, तो इस सब में बहुत समृद्ध होने की उम्मीद है और शक्ति भी है। तो हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं और सबको चाहते हैं कि आश्वस्त रहें। बस पूरी निष्ठा के साथ अपनी भाषा के प्रति गौरवबोध, अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति हीन भावना न लावें।